लोकसभा का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में किए गए हैं कई खास इंतजाम। इस बार संसद सत्र में नहीं होगा कोई साप्ताहिक अवकाश और न ही प्रश्नकाल। देश में कोरोना से रिकवरी दर हुई 76.98%। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.67% हुई। देश में अब तक 4 करोड़ 43 लाख से अधिक नमूनों की गई है जांच। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टेस्टिंग पर दिया जोर। कहा, प्रतिदिन 1,50,000 टेस्टिंग किए जाएं। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रयागराज के सभी 1,539 गांवों में बनाए जाएंगे महिलाओं के लिए 2-2 पिंक टॉयलेट। इनमें शौचालय के साथ साथ बेबी केयर और अन्य सुविधाएं रहेंगी मौजूद। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार कई खास इंतजाम किए गए हैं। 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा, जबकि राज्यसभा के लिए 3 बजे से 7 बजे तक का समय रखा गया है। वहीं बाकी दिन राज्यसभा 9 बजे से 1 बजे तक और लोकसभा 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। इस बार संसद सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, साथ ही निजी विधेयकों के लिए दिन निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही संसद सत्र के दौरान कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा। संसद का सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हर दिन चलेगा। कोविड-19 के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सभी सांसदों से आग्रह किया जाएगा कि वो अपना कोविड-19 टेस्ट कराएं और इसके अलावा संसद परिसर में सैनिटाइजेशन की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। 40 स्थानों पर टचलेस सैनिटाइजर लगाए जाएंगे। इमरजेंसी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। इस बार संसद सत्र के दौरान तमाम लोगों को संसद परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं मीडिया कर्मियों का भी संसद सत्र के पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। आइए चलते हैं सब। भारत और चीनी सेना के बीच इस समय चुशुल में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है। चीनी पक्ष के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई है। दोनों पक्षों के बीच 3 दिनों के बीच यह तीसरी बैठक है। यह माना जा रहा है कि बैठक में पेगोंग सो के दक्षिणी इलाके में सेना हटाने के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ब्रीफिंग कर रहे हैं, बोलो। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। वस्त्रालय मंत्रालय का एक गठबंधन ये हुआ, एमओयू हुआ क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए। खनन मंत्रालय का फिनलैंड के साथ एक समझौता हुआ है और नवीन ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का डेनमार्क के साथ एक समझौता हुआ है। वो भी समझौते देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। टुडे कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड very important big reform. It decided on one big reform in form of National Recruitment Agency in the last cabinet, which was appreciated by all over the country, one and all. Now, that was a pre-recruitment reform. Now this is a post-recruitment reform where the opportunity to officers and employees will be given to improve their own performance on a continuous basis, and where this will be called as a Karma Yogi scheme, and that there are many new methods, many new firsts in that, which Jitendra Singh ji will explain, and there will be presentation also. But I can say that with this big reform, people will get the officers as they want to behave with them and as they want to be efficient. There are many good officers, but everybody can take benefit of this scheme and improve his own efficiency. This is the biggest
human resources development program in the government, and that is the first decision. The second is we have decided to introduce in Parliament Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020, in which 5 languages, Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi and English, will be the official languages. This has been done based on the demand by the people. And the third is the 3 MOUs, one with Japan, Textile Ministry's quality evaluation method. With Finland, the Mining Ministry has done 1 MOU, and with Denmark, Ministry of New and Renewable Energy has done this. So, over to Jitendra Singh. पहले और आइए अब समाचारों में चलते हैं अगली खबर की ओर। चीन की नापाक हरकत की बात करते हैं। भारत ने कहा है कि चीन की सेना ने 29, 30 और 31 अगस्त को उकसाने वाली कार्रवाई की है, जबकि इस दौरान दोनों देशों के बीच में तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी है। भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने चीन से आग्रह किया है कि वो अपनी सेना को अनुशासित और नियंत्रित करे, ताकि वो इस प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई न करे। भारत और चीन सीमा पर स्थिति को सुलझाने के लिए पिछले 3 महीने से सैन्य और राजनयिक माध्यमों से परस्पर बातचीत कर रहे हैं। उनके विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्थिति को जिम्मेदाराना तरीके से सुलझाना जाना चाहिए और कोई भी पक्ष उकसाने वाली कार्रवाई न करे, और यह सुनिश्चित किया जाए कि द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमा पर शांति बनी रहे। प्रवक्ता ने बताया कि इसके बावजूद चीन ने इस सहमति का उल्लंघन किया और 29, 30 और 31 अगस्त को पेगोंग झील के दक्षिण तट के क्षेत्र में यथास्थिति में बदलाव की कोशिश की। भारत ने उकसाने वाली इस कार्रवाई का जवाब दिया और देश के हितों के लिए सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथोचित रक्षात्मक कार्रवाई की है। भारत ने समय पर रक्षात्मक कार्रवाई कर यथास्थिति को बदलने की उनकी एकतरफा कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारत में कोविड-19 से जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए देश में कोविड-19 से उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर 76.98% हो गई है, तो वहीं अब तक करीब 29,01,908 लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार छठे दिन 60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं मृत्यु दर भी घटकर अब 1.76% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 1 सितंबर तक देश में कुल 4,43,37,201 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से मंगलवार को 10,12,367 नमूनों की जांच की गई। यानी 10 लाख से ज्यादा नमूनों का जो लक्ष्य रखा गया था उसको हासिल किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 1 सितंबर तक देश में कुल 4,43,37,201 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से मंगलवार को 10,12,367 नमूनों की जांच की गई। यानी 10 लाख से ज्यादा नमूनों का जो लक्ष्य रखा गया था उसको हासिल किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के मामलों का आयु वर्ग के आधार पर विश्लेषण किया है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के 54% मामले 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र तक के लोगों को है, जबकि कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की हुई हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से बचने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में प्रत्येक दशा में कोविड-19 के 1,50,000 टेस्ट रोजाना किए जाएं। उन्होंने जनपद कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में वेंटिलेटर्स को क्रियाशील रखा जाए। इस संबंध में आज शाम तक शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कोविड अस्पतालों में डायलिसिस मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए प्रत्येक जनपद में डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के कम से कम 48 घंटे के बैकअप की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से जनपदीय स्तर के साथ साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से भी उनके स्वास्थ्य की निरंतर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। जनपद कानपुर नगर में जेईई मेन के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा बनाए गए डिजिटल एग्जाम सेंटर परीक्षा से पूर्व अच्छी तरह से सैनिटाइज किए जाने के बाद परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों ने परीक्षा कराए जाने का स्वागत किया है। परीक्षार्थियों के अनुसार परीक्षा के लिए उनकी अच्छी तैयारी थी और उनकी परीक्षा अच्छी हुई है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था थी। नाम आदित्य कुमार है। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। मतलब एकदम 6 फीट की गैप थी, दूरी बना के, और हर समय सैनिटाइज़ किया जा रहा था हर चीज़ को, और एकदम आराम से एग्ज़ाम हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज था और सही फैसला था एग्ज़ाम लेने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टल गया था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ ही रहा था और फ्लो टूट रहा था, तो सही हो गया एग्ज़ाम। यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। सरकार का निर्णय बहुत अच्छा रहा जो कि पेपर हुआ। मैं अपने सेल्फ ट्रांसपोर्ट से आई हूँ एंड यहाँ की व्यवस्था ठीक थी, सारे फैसिलिटीज़ सही थी। यहाँ पे गैप बना हुआ था, एक सीट छोड़कर बच्चों को बिठाया जा रहा था, बच्चे भी कम आए हुए थे, तो इस हिसाब से एग्ज़ाम सही हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ना ही कोई डेंजर की बात थी। हमारे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थे। गवर्नमेंट का जो डिसीजन था अभी एग्ज़ाम कराने का, वो ठीक था, क्योंकि अगर अभी एग्ज़ाम नहीं होते तो अब पता नहीं कब सिचुएशन कंट्रोल में होती, इसलिए अभी एग्ज़ाम कराना ठीक था। डीजेड जोन में आया था पेपर देने, पेपर काफ़ी अच्छा रहा। जो बाकायदा सवाल मैंने प्रिपेयर करके गया था आए थे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मतलब ख्याल रखा गया, बाकायदा सैनिटाइज करवाया गया, मास्क उन्होंने दिए। ओडीयूपी के माध्यम से हर जिले के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, ये बात केवल कहने के लिए नहीं, धरातल पर दिखती है। नई ऊर्जा के साथ युवा चेहरे छोटे छोटे रोजगार के अवसर लेकर उठ खड़े हुए हैं। इन लोगों ने गांव स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी अवसर उपलब्ध कराए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। में बहुत संभावनाएं हैं, ये बात केवल कहने के लिए नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देती है। नई ऊर्जा के साथ युवा चेहरे छोटे छोटे रोजगार के अवसर लेकर उठ खड़े हुए हैं। इन लोगों ने गांव स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी अवसर उपलब्ध कराए हैं। जब हम बात लखनऊ की करते हैं तो चिकन उद्योग इससे जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। खादी भवन में ये छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से इन लोगों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार दिया है। महिला कैसे स्वावलंबी बने, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। लोग नौकरी के पीछे ना भागे, अब लोग कहीं ना कहीं अपना खुद का रोजगार डालें, जिससे कि लोग रोजगार के थ्रू अपना काम कर सके। जिनको आज की तारीख में मतलब कोरोना को देखते हुए ये भी उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ करेंगे, और आज की तारीख में वो उस चीज़ कढ़ाई करती हैं, कुर्तों पे, कपड़े, कॉटन के कपड़ों पर कई तरीके से काम करती हैं, जिसके कारण कि हम उनको उसका पैसा देते हैं और उनको इस तरह से उनको रोज़गार मिलता है। यहाँ काम किए तब से बहुत फ़ायदा हो रहा है, अपना घर भी चलाते हैं। इसके पहले जो है हम दूसरी जगह काम करते थे, वहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं था, पैसे कम मिलते थे, 2500 रुपये मिलते थे। उसके बाद से हम छोड़ दिए, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिर जो है हम इन्होंने मुझे खुद, इनको पता चला तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, तो हम यहाँ पे आए। एक औरत से शुरू की, हम खुद ही स्टार्ट किए एक मशीन से। उसके बाद से फिर धीरे धीरे करते करते 1000 महिलाएं जुट गई। अब मैं बहुत खुश हूँ कि ताकि उनको भी रोजगार मिला है। एक समय था जब जूट हमारे जीवन का हिस्सा था। धीरे धीरे इसकी जगह प्लास्टिक ने ले ली है और जूट पीछे छूटता चला गया। लेकिन एक बार फिर जूट से बने सामान लोगों को अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है तो प्लास्टिक से निजात पाना होगा। गांव में जूट से बने सामान बनाने वाले कारीगर भी इससे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें घर पर ही काम मिल रहा है। फिनिशिंग ऐसी कि आप देखते रह जाएंगे। देश और दुनिया में इनकी मांग बढ़ी है।
जिससे हस्तकला के कारीगरों को अच्छे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। पे महिला थी जहाँ पे उसकी कोई पूछ नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी, आज उन महिलाओं को एक प्रॉपर उनके काम के साथ साथ सम्मान मिलता है। उनकी परिवार में उनकी से है, उनसे बात मशवरा लिया जाता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने लिए सेव कर रहे हैं, अपना रहन सहन उनका सुधरा है। तो एक मॉरली और मॉनिटरली हम लोग उनको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जूट एक सब्स्टिट्यूट है, उसको हम लोग समाज को दे रहे हैं ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, आप देख रहे होगे क्या कार्बन फुटप्रिंट्स ने किया है हमारे पर्यावरण में, कितनी ये जो बीमारी है ये भी शायद उसी का कहीं ना कहीं एक रूप है जो हमारे सामने कोविड-19 के तौर पे आया है। तो उसी को एक सुलझाने का ये प्रयास है छोटा सा। ODOP के माध्यम से हर जिले के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है। इसके माध्यम से भी हस्तकला को संरक्षित रखना है। इन लोगों को काम के अवसर मिले, इसलिए बाजार भी आवश्यक है। प्रदेश में खरीदारों के लिए बाजार उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन भी बिक्री के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे छोटे छोटे उद्योग आगे बढ़ सकें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। देश का लगभग 14% MSME केवल उत्तर प्रदेश में है, लगभग 90 लाख MSME है। तो ये न केवल बहुत बड़ी रोजगार पैदा करता है, बल्कि ये प्रदेश की जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो इस साल का अभी बैंकों के साथ अभी हमने बैठक की थी, तो इस साल का हमने उनको जो बैंकों को लक्ष्य दिया है वो ये है कि इस साल आपको कम से कम 20 लाख नई इकाइयों को ऋण देना है। तो 20 लाख MSME इकाइयाँ अगर प्रदेश में लगेंगी तो औसतन अगर 3 से 4 अगर आदमी भी एम्प्लॉय करते हैं तो लगभग 80 लाख लोगों को नया रोजगार पैदा होगा। हमारे यहाँ जो पारंपरिक क्लस्टर हैं वो उद्योग में विकसित हुए हैं, जैसे कारपेट है, भदोही में, बनारस में सिल्क है, लखनऊ में चिकन का काम है, अलीगढ़ में ताला और हार्डवेयर का काम है, मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट का काम है, सहारनपुर में लकड़ी का काम है। तो ये इनको हम अब बढ़ा रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। उसमें क्या किया है कि देखिए कई तो बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बाज़ार में पहुंच नहीं हो पाती है, तो हमने फिर अब ऑनलाइन संस्थाओं से इनको लिंक करा दिया है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे, ये सारी संस्थाओं से हमने MOU करके इनके ऊपर इसमें लगा दिया है कि ये इनके माध्यम से अपनी सामान की बिक्री घर बैठे हुए भी कर सकते हैं, उनको दुकान की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं भी इम्पावर्ड हो रही हैं, शक्तिशाली हो रही हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, ये बड़ी बात है। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी यही चाहती है कि महिलाएं खड़ी हो, पूरा समाज खड़ा हो। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। किसी भी महिला को छेड़ना, स्पर्श करना या जबरदस्ती करना कानूनन और सामाजिक अपराध है। इसके लिए सख्त सजा का प्राविधान है। चंद मिनटों के कुकृत्य से पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है और कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी भोगना पड़ सकता है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं।
कहानी आप ही जैसे कुछ गांवों की है और उसके किरदार भी आप जैसे ही कुछ लोग हैं। देखने में तो ये लोग किसी आम गांव के आम निवासी लग सकते हैं, पर इनकी सोच थोड़ी खास है। इनकी सोच ने न सिर्फ सालों से चली आ रही बिजली की समस्या का समाधान ढूंढा, बल्कि उस समाधान को अपनी आजीविका का साधन भी बनाया। जी हाँ, ये कहानी है सौर ऊर्जा की और उसको घर घर तक पहुंचाने वाले ऊर्जा उद्यमियों की। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं विकास से, जो उत्तर प्रदेश में स्थित उन्नाव जिले के ऊर्जा उद्यमी हैं। जैसे हमने जब यहाँ से अपने यहाँ गांव से हमने पढ़ाई छोड़ी, उसके बाद हम पंजाब चले गए, क्योंकि वहाँ पे पहले से हमारे जो है भाइयों की जलेबी की एक दुकान थी, तो उस दुकान पे भी हम भी अपनी दुकान पे रहने लगे, तो वहाँ पे हमने कम से कम 8-10 साल रहे। सौर ऊर्जा के व्यवसाय में आए विकास को 2 साल हुए हैं। आज ये अपनी दुकान पर सौर ऊर्जा से चलने वाली तरह तरह की चीजें बेचते हैं, मगर शुरुआती दिनों में ये इन चीजों की सिर्फ रिपेयरिंग और रख रखाव का काम ही देखते थे। विकास की सौर ऊर्जा से मुलाकात सोलर चार्जिंग स्टेशन के जरिए हुई। हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया यानी HPPI ने टेरी के साथ मिलकर 2009 में कुल 25 गांवों में ऐसे स्टेशन लगवाए। ये स्टेशन 50 घरों को सोलर लालटेन चार्ज करके दे सकते थे। अपनी खुद की शॉप खोलने के पहले विकास गांव-गांव जाकर इन स्टेशनों के इंस्टॉलेशन और रख रखाव के काम देखते थे। लोग विकास के काम के बारे में जानने लगे थे। इंस्टॉलेशन और रख रखाव का काम भी बढ़ रहा था। अब दिन के 24 घंटे विकास को अपने काम के लिए कम लग रहे थे। पहले हमें एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे लगते थे एक गांव में। फिर धीरे धीरे हमें समय बढ़ता गया, रिपेयरिंग बढ़ती गई, तो हमें एक एक गांव में एक एक दिन लगने लगा। तो जब दुकान हमारी खुली तो उसके सहूलियत हमें ये मिल गई कि जो है कि हमें गांव में जो जाना होता था वो हमारा पूरा समय बच गया, और जो हमें 10 मिनट का काम हमें 2 घंटे ट्रेवल करना पड़ता था, उस 2 घंटे में तो हम 2 गाँव की लालटेन रिपेयर करके दुकान पे हम लोगों को दे देते थे। तो पहले हमें गाँव जाने से ही फुर्सत नहीं थी। आज की डेट पे हमें यह है कि जो है हम 2 लड़के भी रखे हैं और अपनी दुकान पे भी बैठे हैं, रिपेयर भी हो रहा है और प्लस इंस्टॉलेशन का भी कुछ काम चल जाता है और कुछ नए प्रोडक्ट भी बेच लेते हैं। आज उन्नाव में इस तरह तकनीकी व्यवधान के वजह से हम आपको समाचार सुचारू रूप से नहीं सुनवा पा रहे थे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव रखने के संकेत देते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरह देश के खिलौना उत्पाद को बढ़ावा देने की बात की गई, उससे एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के खिलौने के लिए चयनित जनपद चित्रकूट के कारीगर व व्यापारियों में काफी खुशी देखने को मिली है। शिल्प गुरु का राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके स्वर्गीय गोरेलाल के पुत्र बलराम राजपूत, खिलौना व्यापारी धीरज कुमार एवं अजय सिंह का कहना है कि निश्चित ही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मंत्र के अमल में आने से जिले में मृत पड़े लकड़ी के खिलौने के व्यवसाय को संजीवनी मिलेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद में जिले के लकड़ी के खिलौने को शामिल करने से विलुप्त हो रहा व्यवसाय पुनः पटरी पर आ रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा चीन से आयात को बंद करने से निश्चित ही व्यापार को गति मिलेगी, जिससे हम लोगों में उत्साह बढ़ा है। हम और बेहतर उत्पाद बनाकर पुनः देश विदेश में अपनी पहचान बनाने के साथ ही अपने उत्पाद को निर्यात भी कर सकेंगे। काम होता था, ये गली है जो पूरी पहले मेन रोड थी, यहाँ हर घर में काम होता था। कम से कम यहाँ 1000 परिवार जुड़े हुए थे, जो कि धीरे धीरे अब हट चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ODOP योजना लाई है, उससे कुछ लोग फिर वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे काम पटरी पे आ रहा है। फिर मोदी जी ने जो अभी मन की बात में घोषणा की है, इसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी उत्साहित हुए हम लोग कि हम लोग अपना काम और बढ़ाएं। अब धीरे धीरे करके हम काफ़ी परिवार 400 परिवार लगभग फिर वापस आ चुके हैं। मोदी जी ने कहा कि देखिए खिलौनों के बारे में तो इससे काफ़ी आशा लग रही है कि खिलौनों उद्योग फिर से एक बार जो है उतने कगार पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो लकड़ी के खिलौना उद्योग पे बोला, उससे हम कारीगरों में एक विशेष प्रकार का उत्साह जागृत हुआ है। वैसे हमारी प्रदेश सरकार ने हमारे खिलौने उद्योग के लिए चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
लकड़ी खिलौना उत्पाद को लिया तो उससे हम कारीगरों को तो विकास के लिए रास्ते खुल ही रहे थे, परंतु मोदी जी के खिलौनों पर स्पेशली बोलने से हमको स्वयं ऊर्जा का आभास होने लगा कि इसमें हम और अच्छे बेहतर तरीके से काम करें। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल के नारे का असर प्रयागराज में दिखने लगा है। ग्रामीण अंचल में महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका मिशन के तहत स्कूल ड्रेस बनाने का काम दिया गया है। प्रयागराज के फूलपुर, बहरिया, सोरांव, कौड़ियाहार सहित सभी 20 विकास खंडों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह में 5 लाख स्कूल ड्रेस तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख स्कूल ड्रेस तैयार हो चुके हैं। प्रयागराज के उपनिदेशक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से समूह के महिलाओं को स्कूल ड्रेस बनाने का काम दिया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा स्कूल ड्रेस बनाया जा रहा है। इस कार्य में 200 समूहों से 3000 महिलाओं द्वारा स्कूल ड्रेस बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज के मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से महिलाओं के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसका लाभ ग्रामीण अंचल की महिलाओं को मिल रहा है। और अभी 5 लाख का लक्ष्य हम लोगों ने एक टारगेट करा है और लगभग 2000 स्कूलों में स्कूली बच्चों की स्कूल ड्रेस का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। उसमें अभी तक हम लोगों ने 2000 महिलाओं को अपने नेटवर्क में लेते हुए, जो हमारे नेटवर्क्स में हैं, उनको ये टारगेट दे दिया गया है। स्कूल ड्रेस में सिलाई में वो काम कर भी रही हैं। कर्मा है, मैं कपारी के रहने वाली हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सिलाई का काम कर रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा RCT से ये कार्य हम लोगों ने सीखा है सिलाई का। ये जो रोजगार मिला है हम लोगों को, इससे बहुत आमदनी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जो समूह में जुड़े हम समूह को जैसे इतना रोजगार मिल रहा है और समूह को जैसे हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और लीडर्स को इतना जागरूक किया जा रहा है समूह के द्वारा। बताइए किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है काम करते हुए? सर हम लोग को काम करके सर अच्छा लग रहा है। सर हम लोग बेरोजगार थे, हम लोग को रोजगार मिला, हम लोग कर रहे हैं काम। ऐसे बहुत सारी योजनाएं आती रहेंगी, हमें समूह में जुड़ने से बहुत लाभ होगा, कुछ न कुछ काम मिलता ही रहेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इतना हम खुश हैं। ये काम से सिलाई का कार्य मिला है हम लोगों को, इतना हम लोग खुश हैं। इससे हमारा घर परिवार चल रहा है। हम लोग बहुत हम लोग प्रदेश सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आकांक्षा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के जो निर्देश हैं, उसमें यही है कि हम प्रदेश में खादी का उत्पादन बढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने हमें 8 ब्लॉक में स्कूलों में खादी की यूनिफॉर्म देने का काम दिया था, वो सफलतापूर्वक हुआ। उसमें हमारी संस्थाओं ने यूनिफॉर्म बनाई और हमने यूनिफॉर्म स्कूलों में दी। इस साल भी 8 ब्लॉक में हम लोग यूनिफॉर्म दे रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे हम खादी का उत्पादन इतना बढ़ाएं कि हमारी ही संस्थाएं जो है पूरे प्रदेश में अधिकतर ब्लॉक में वो खादी की यूनिफॉर्म बच्चों को दें। तो वो खादी की यूनिफॉर्म बच्चों को देने से दोनों तरफ हो रहा है। एक तो बच्चों को सॉफ्ट कपड़ा मिला, क्योंकि जो पॉलीएस्टर की जो भी ड्रेस बन रही थी बच्चों की, उसमें वो उनके शरीर के लिए भी ठीक नहीं थी। तो पूर्णतः खादी की जो है और पॉली खादी की जो हमारी यूनिफॉर्म बन रही है उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि वो गर्मी में भी सीना सोखती है और सर्दी में बचाती है। वाराणसी में कोरोना वायरस से जंग जीतकर काम पर लौटे लोगों ने एक दूसरे कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करके कोरोना मरीजों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। वाराणसी में सबसे पहले प्लाज्मा डोनेट करने की पहल में एक समाजसेवी राजेश कुमार गुप्ता व दूसरे डॉक्टर मदन गोपाल राय ने शुरू की। ये कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इन्होंने अपना प्लाज्मा BHU के ब्लड बैंक जाकर डॉक्टरों की देखरेख में डोनेट किया। इस समय दूसरे ऐसे लोगों से वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रहे हैं जो कोरोना से जंग जीत कर आए हैं। राजेश कुमार गुप्ता ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि समाज सेवा का कार्य करते हुए मैं कब इसकी चपेट में आ गया मुझे पता नहीं चला। इसके सिम्टम्स नजर आने पर मैंने इसकी जांच कराई और पॉजिटिव निकला। इसके बाद परिवार के अन्य लोग भी पॉजिटिव हो गए और घर पर रहकर हमने डॉक्टरों की सलाह पर अपना इलाज शुरू किया। आज हम सब स्वस्थ हैं और हमने BHU ब्लड बैंक में जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। राजेश गुप्ता ने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने से मुझे किसी भी प्रकार की अस्वस्थता महसूस नहीं हुई, इसीलिए इसको लेकर कोई भी मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
सभी छात्रों का आज की इस पाठशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।